हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे AS1। आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। नोटिंग शुरू करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ना है, पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जितनी भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाओगे वो सारी की सारी पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर से सुने, जितनी भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करोगे, बनाओगे, वो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बना गया है। ठीक है जी। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने मार्क्स का है ज़रा देख लेते हैं। इसकी वेटेज है 4 मार्क्स। इसकी वेटेज है 4 मार्क्स। और भी बता दूं, ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, उसमें 4 नंबर के, जरा मेरे को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 1 B, क्वेश्चन नंबर 1 C एंड क्वेश्चन नंबर 1 D। इसके 4 पार्ट होते हैं, 5 मार्क्स ईच। इट मीन्स पहला क्वेश्चन अगर हम 5 मार्क्स इंटू 4 करें तो 20 मार्क्स का होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आता है। तो देखें ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने पक्के कर लें कि 20 मार्क्स आ जाएं, तो एग्जाम्शन इजीली आ सकती है। अगर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक से आपने प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं तो आपकी एग्जाम्शन आनी मुश्किल है। ठीक है जी। जैसे मैंने बताया, पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच इंटू 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस तो 20 मार्क्स। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये थ्योरेटिकल टाइप है, ये पूरा थ्योरेटिकल टाइप है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये 4 मार्क्स का आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा, ये गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा और लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। अब हम ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। एक बार चार्ट के थ्रू देख लें ज़रा एक बार चार्ट के थ्रू नहीं, वैसे ही बना लेते हैं ज़रा। लिखे कंटेंट, जैसे हम हमेशा बनाते हैं। कंटेंट ए लिखें, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, ज़रा हम इस वाले एस में देखेंगे, क्योंकि हमें अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी है ना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, फिर देखेंगे डिस्क्लोज क्या होता है। धीरे धीरे इसके अंदर उतरेंगे हम। पहले अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर हम 3 चीज पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये जो पार्ट बी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, इसके अंदर हम 3 चीज पढ़ेंगे। जरा देखें क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग स्टैंड का नाम ही यही है कि हमें अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की है वो डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, हम ये देखेंगे। सेकंड देखेंगे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ रखी, नेक्स्ट ईयर हमने चेंज कर दी या फिर 2 साल बाद चेंज कर दी, तो उसके रीज़न क्या है चेंज करने के, क्या इफेक्ट होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, सारा वो चीज़ देखेंगे हम। अब लास्ट थर्ड हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होती है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होती है, लिखें जरा। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा पार्ट बी, ये हमारा हो गया पार्ट बी। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट अपना, पार्ट नंबर सी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी वाली सिलेक्ट करें, कौन सी हमारे लिए अच्छी होगी, क्या पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये 3 चीज़ जैसे हम पढ़ेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम शुरू करें ज़रा, हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, लिखें जरा इसके अंदर। अकाउंटिंग policies are specific accounting principles accounting policies are specific accounting principles। इसको मैं पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा, पर आपको पैराग्राफ के अंदर ही लिखना है इसको। मैं इसको पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा पर आपको पैराग्राफ में ही लिखना है इसको। सेकंड पॉइंट नंबर 2, एंड methods in applying such principles. Accounting policies are specific accounting principles and method in applying such principles. And third, in preparing
and presenting financial statements. इसको ज़रा हम हिंदी में ज़रा हम लिखें तो क्या बोलेंगे? हम क्या करेंगे? और कैसे करेंगे? इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, पर आपको पैराग्राफ के अंदर ही आपको उसको लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ऐसा इस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है कि मीनिंग बताइए अकाउंटिंग पॉलिसी का, पर आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड इन अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। अब लिखें कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स या फिर इसको हम कह सकते हैं एरियाज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। लिखें इसके अंदर ए, डेप्रिसिएशन पॉलिसी कि हम अपनी डेप्रिसिएशन कौन सी लगाएं, SLM लगाएं, WDV लगाएं, कौन सी लगाएं, वो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। सेकंड लिखें डेप्रिसिएशन मेथड। सी लिखें स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी। डी लिखें स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, जैसे फीफो लगाना है, वेटेड एवरेज लगाना है या लीफो लगाना है। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा हो जाएगा? या तो WDV लगाओ या फिर SLM लगाओ। वैसे डेप्रिसिएशन के कुल मिला के 10 मेथड हैं, पर मोटा WDV या SLM। ठीक है जी, आगे लिखें ई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमने कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कुछ याद है? अभी जस्ट खत्म ही किया था, AS 26। और डेप्रिसिएशन वाला अभी हमने पढ़ा नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग में अभी जस्ट 1 साल पहले इसके ऊपर AS 6 हुआ करता था। अब AS 6 डिलीट हो गया, उसकी जगह एक नया AS आया
AS10 जो फिक्स एसेट से लेके डेप्रिसिएशन तक, फिक्स एसेट से लेके डेप्रिसिएशन तक सब चीज उसी के अंदर आ जाएगा। AS10 पहले भी AS10 था। पहले AS10 का नाम अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। अब AS10 का नाम ही चेंज कर दिया क्योंकि AS6 AS10 के अंदर मर्ज हो गया, तो AS10 का नाम हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, PPE, शॉर्ट में बोलते हैं PPE। आगे चलें, स्टॉक वैल्यूएशन पॉलिसी, ये जो मेथड्स बता रखे हैं इस पर कौन सा AS लगता है? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब हमने E तक देख लिया, अब आगे देखें जरा। F अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? वैसे एज सच ये वाला हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IPCC में नहीं है, ओल्ड कोर्स में हमारा IPCC में नहीं है। वैसे इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS15 ठीक है जी। अब आगे देखें FG, जी में है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैसे वैल्यू करें? फीफो में करें या फिर मार्केट प्राइस पे करें या कॉस्ट प्राइस पे करें, किस पे करें? वो हमारी इसमें आ जाती है इन्वेस्टमेंट के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये कुछ एग्जांपल्स है। इसको आप बोल सकते हैं कि कुछ एरियाज हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, जैसे डेप्रिसिएशन का हो गया SLM और WDV हमने चेंज किया, और स्टॉक में हो गया FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारे कुछ एरियाज हैं या फिर एग्जांपल बोल सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन लिखें ज़रा, क्वेश्चन मेंशन few areas in which different accounting policies are followed by company। एरियाज के बारे में पूछ रहा है, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या, ये वाले एग्जांपल लिख देना, ये वाले एरियाज लिख देना। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब जरा आगे चलें, इस पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है। वैसे ऐसा ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमारा आ भी चुका है। जो क्वेश्चन आया था जरा लिखें उसके बारे में। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेंशन 6 areas in which different accounting policies are followed by company। पूरा क्वेश्चन वही है, ऊपर वाले क्वेश्चन में फ्यू एरियाज पूछा था, इसमें 6 एरियाज पूछ लिए, क्वेश्चन वही है। और ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था देखें, 2007 नवंबर में, 2007 नवंबर। अब मैंने बताया ये कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का, तो ये हो गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स। इट मीन्स एरियाज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से में क्वेश्चन बन सकता है।
एरियाज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलें, अगर हम आगे देखें तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। हम डिस्क्लोजर्स पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लिखें इसके अंदर ब्लैक पेंसिल। सेकंड देखिए, सेकंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये हमारा तो एएस का नाम ही है ना, जो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं इसको हम डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स अकाउंट्स में। इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें लिखें जरा क्या बोलता है, ऑल सिग्निफिकेंट accounting policies, all significant accounting policies followed by entity in preparation of financial statement, should be disclosed at one place. It means all policies will be presented as part of financial statement. आगे लिखें, after balance sheet, profit and loss, cash flow statement। बोलता क्या है ये, ऑल, लेकिन इसको जरा देखें, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली अकाउंटिंग पॉलिसीज है सारी की सारी एक जगह पे, कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में। जितनी भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सारी की सारी हमें मेंशन करनी पड़ेगी नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है जी। एट वन प्लेस का मतलब है एक जगह, वो एक जगह कौन सी है, नोट्स टू अकाउंट्स। इट मीन्स ऑल पॉलिसीज will be presented as part of financial statement। जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना वो हमारा पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। वो हम कहाँ पे शो करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। और नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में आता है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के लास्ट में आता है। एक हेडिंग डलती है नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वाले अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं सारे के सारे डिस्क्लोज किए जाएंगे। वो ये कहना चाह रहा था और कुछ नहीं कहना। अब सेकेंड वाला हो गया, अब देखिए थर्ड। क्लियर हो गया ये वाला, ये क्लियर हो गया। अब हम एक जगह देख लेते हैं अपना थर्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करते हैं, तो क्या होगा, क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में लीफो लग रहा था, सेकेंड ईयर में फीफो लगा दिया,
फर्स्ट ईयर में लीफो लग रहा था, सेकेंड ईयर में फीफो लगा दिया। तो हमें अपने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या मेंशन करना पड़ेगा, ज़रा हम देखें। ज़रा हेडिंग है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसके अंदर लिखें व्हेन एनी अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हेन एनी अकाउंटिंग पॉलिसी is changed, then disclosure is required, for, जब हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देते हैं तो उस चीज़ को हमें मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन कहाँ करना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हम लिखते हैं क्या क्या चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ेगी, ज़रा हम लिखें। फर्स्ट लिखें, फर्स्ट ओल्ड पॉलिसी, हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी पहले। अब सेकंड लिखें बी न्यू पॉलिसी, हम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं। सी लिखें रीजन फॉर चेंजिंग पॉलिसी, क्या रीजन रहा था कि हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। पहले लीफो लग रहा था, अब नेक्स्ट ईयर हमने फीफो लगा दिया। क्या रीजन रहा था, उस रीजन को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है जी। अब डी लिखें इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी, इट मीन्स लिखें ब्रैकेट में फैक्ट अबाउट change should be disclosed if effect cannot be calculated, जो भी हमारा इफेक्ट रहा, क्या असर पड़ा। मान लो हमारा लीफो पहले लग रहा था, उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 20,000 रुपये। अब हमने फीफो लगा दिया तो हमारा स्टॉक आ रहा था 21,000 रुपये। तो हमारा क्या इफेक्ट रहा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1,000 से इंक्रीज हो गया। तो यही हमारा इफेक्ट रहा। तो हमें ये चीज़ भी अपने नोट्स टू अकाउंट में शो करना है। हमें ये 4 चीज़ें नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना है। ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, रीज़न क्या रहा और क्या इफेक्ट रहा। ठीक है जी। अब ज़रा हम इसको ज़रा समझ लेते हैं कि रीज़न क्या रहा अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने में। फिर से सुन लें, रीज़न क्या रहा अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने में। इस पे डालते हैं हम नोट, स्टार मार के इसको लिखते हैं ज़रा नोट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। तो लिखें हेडिंग इसी के अंदर है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर ही है। फॉलोइंग कैन बी रीजन for change in accounting policy. कौन कौन से रीजन है जरा देखें। कुल मिला के 3 रीजंस हैं। फर्स्ट लिखें compliance of law. Second, compliance of accounting standard. Third लिखें better presentation. इसका मतलब ये कहता है अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें
तो ये एक रीज़न हुआ। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी पॉलिसी लीफो से फीफो कर दें, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम जैसे AS2 में बोलता है आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो से लीफो कर लो, तो ये फॉलो किया ना हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया, तो ये भी एक रीज़न हुआ। अगर अपनी प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, अगर प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है जी, ये 3 रीज़न है: कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बेटर प्रेजेंटेशन। इस पर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन लिखा, कितने क्वेश्चन लिखा दिए तो छोड़ो, कितने क्वेश्चन लिखा, 2 क्वेश्चन लिखाए अभी तक तो मैंने, इसके भी 2 क्वेश्चन आए हैं। लिखें, under what circumstances can an enterprise change its accounting policy? अब इसमें पूछ रहा है कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो। इट मीन्स वो पूछा रीज़न बताओ कि रीज़न क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने का। अब ये वाला क्वेश्चन आया है नवंबर 2005 और ये क्वेश्चन बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करोगे पूरा का पूरा कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद आप रीज़न डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही आप दिन नहीं जाने दोगे। पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 8 मार्क्स। अगर जस्ट ये पूछ लेता है 4 मार्क्स में 4 मार्क्स, तो आपको बस ये लिखना है रीज़न क्या रहे हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का था आपको पूरा लिखना है। आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद नोट डाल के ये एक्सप्लेन करेंगे। नोट में डाल दो, सिंपल लिख लो कि ये फॉलोइंग रीजंस है जिसकी वजह से हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं। ठीक है जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। पर इसमें एक क्वेश्चन लिखवाएं, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक और दिया, क्वेश्चन है when can a company change its अकाउंटिंग पॉलिसी? कब कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती है? मीन्स वो रीजन पूछ रहा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2012 4 मार्क्स। अब देखिए 4 मार्क्स का आया तो आपको सिर्फ रीजन लिखना है। आंसर में अगर हम लिखना चाहें सॉल्यूशन में, राइट ओनली रीजंस एक क्वेश्चन और लिखो, in the books of Messrs. Prashant Limited, closing inventory as on
31 March 2015 amounting to rupees 1,63,000। एक मैसेज प्रशांत लिमिटेड है, उसका क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 31 मार्च 2015 को 1,63,000। और जो ये निकाला हुआ है ना वो है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड लगा के 1,63,000 का क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ है। कहते हैं आगे लिखें, द कंपनी डिसाइड to change from FIFO to weighted average method for ascertaining the cost of inventory from the year 2014-15 आगे लिखिए, on the basis of weighted average method, closing inventory as on 31st March 2015 amounting to 1,46,000 full stop। realizable value of the inventory as on 31st March 2015 amount to 1,95,000। रिलाइजेबल वैल्यू मीन्स सेल वैल्यू कि कितने पे वो बिकेगा। रिलाइजेबल वैल्यू दी हुई है 31 मार्च 2015 को 1,95,000। आगे लिखे, डिस्कस disclosure requirement of changing accounting policy as per AS1। हमें डिस्कस करना है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। हमें क्या डिस्क्लोज करना है? हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी पहले FIFO थी, फिर वेटेड एवरेज करनी पड़ गई, तो हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है? इसको हमने ये पढ़ा था, व्हेन एनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। डिस्क्लोजर क्या क्या रिक्वायर्ड है? ये 4 चीज़ रिक्वायर्ड है। पर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पहले कहानी बताई गई है। इट मीन्स वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, जिसमें भी कहानी की तरह पूरा क्वेश्चन आए, इट मीन्स वो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। जिसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए, जैसे पूछा कि सर्कमस्टेंसेस बताइए, जिसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला, या फिर वैसा क्वेश्चन है व्हेन कैन अ कंपनी चेंज इस अकाउंटिंग पॉलिसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब कहानी की तरह क्वेश्चन है, इट मीन्स वो केस स्टडी है। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, ज़रा सॉल्यूशन लिखें इसका। सॉल्यूशन बनाओ, पहले FIFO था, फिर वेटेड एवरेज कर लिया, दोनों अकाउंटिंग पॉलिसी से निकाला हुआ क्लोजिंग स्टॉक बता दिया और सेल वैल्यू बता दी, सब बता दिया। अब पूछ रहे हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी नोट्स टू अकाउंट्स में, ये पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन लिखो, एज पर AS1 कॉमा
disclosure of accounting policy, disclosure of accounting policy, policies, comma, whenever policy is changed, then disclosure should be made, for किसकी चीज़ का डिस्क्लोजर होगा? ओल्ड पॉलिसी का, ठीक है जी। न्यू पॉलिसी का, ये तो बी हो गया, सी हो गया, रीजन फॉर चेंजिंग पॉलिसी। क्या रीजन रहा पॉलिसी चेंज करने का? डी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉलिसी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इफेक्ट रहा चेंज करने का? फीफो से वेटेड एवरेज कर दिया तो क्या इफेक्ट क्या है, जरा वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो हमने पढ़ा वो लिख दिया पूरा उस टॉपिक में जो पढ़ा था पूरा लिख दिया। अब हम इस चीज़ को क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे। अब जरा लिखें इसके अंदर, इन द गिवन केस, in the given case, P लिमिटेड, वैसे हम लिखना चाहेंगे उसको लिखेंगे पूरा, मैसर्स प्रशांत लिमिटेड। जितना हो सके क्वेश्चन का पूरा यूज करो, जितना हो सके। नाम पूरा लिखा गया तो पूरा नाम लिखो, शॉर्टकट मत मारो। जैसे मैं लिखने वाला था ना, मैंने काट दिया, तो मैसर्स प्रशांत लिमिटेड पूरा लिखो। has changed its stock valuation policy from FIFO to weighted average, hence Messrs Prashant Limited should disclose क्या क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए प्रशांत लिमिटेड को? देखें जरा, ये ओल्ड पॉलिसी, कौन सी ओल्ड पॉलिसी? FIFO बेस्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सेकेंड क्या डिस्क्लोज करनी पड़ेगी मैसर्स प्रशांत लिमिटेड को? न्यू पॉलिसी कौन सी वाली? वेटेड एवरेज बेस्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप पूरा लिखेंगे, ये मैंने एज इट इज लिख दिया पर आपको पूरा लिखना है। सी, रीजन ऑफ चेंज, क्या रीजन था चेंज करने का अकाउंटिंग पॉलिसी? इसके बारे में तो ऐसा कोई क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, तो हम लिखेंगे नो इन्फॉर्मेशन। कुछ बताया नहीं इसके बारे में, तो हम कैसे लिखें इसके बारे में? कुछ तो पता होता है ना कि लॉ का रिक्वायरमेंट है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। कुछ भी नहीं बताया गया तो हम कुछ इसके बारे में डिस्कस कर नहीं पाएंगे, तो लिख दें नो इन्फॉर्मेशन। अब भी इफेक्ट ऑन प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा? देखिए जरा, रिडक्शन इन प्रॉफिट कितने से? 16,000। कितने से? 16,000। जी, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इट मीन्स
हमने जब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की तो उससे क्या इफेक्ट आया, क्योंकि प्रॉफिट में चेंज आया। हम कैसे लगाएंगे पता, पहले क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद मैं आपको रफ में बता दूंगा कि कैसे प्रॉफिट का रिडक्शन 16,000 से आया। ये तो हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जरा हम देख लेते हैं कि कैसे हमारा 16,000 का है। रफ वर्क एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वैसे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन का पार्ट ये पूरा। आगे इसको बता रहा हूँ कि 16,000 कैसा है। देखो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है जी। हमारा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक फीफो के हिसाब से कितना आ रहा था, 1,63,000, ठीक है जी। अब यहाँ से सब निकलता, फिर यहाँ पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट आता, फिर इसको ट्रांसफ़र करते 2 ग्रॉस प्रॉफिट आता, यहाँ सब आता, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद यहाँ पे आता है 2 नेट प्रॉफिट, 2 नॉट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाता है। एज सच कुछ अमाउंट आती है, क्योंकि एक्सपेंस हमें पता नहीं तो हम पूरा ये लिख नहीं सकते हैं कि पूरा ये आएगा, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट आता है। अब आप देखिए, अब हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इसका, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा एज पर न्यू पॉलिसी वाला, 1,47,000। इट मीन्स प्रॉफिट पहले इसके हिसाब से आता, 1,63,000 के हिसाब से प्रॉफिट आता, पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, पहले से क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट भी कम आएगा। दोबारा सुनो, हम यहाँ पे सेल आती है, सेल में से क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, परचेज माइनस करते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, वेजेस माइनस करते हैं, फिर आके ग्रॉस प्रॉफिट आता है। फिर इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, सारी इनकम प्लस करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आता है। पहले 1,63,000 के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था, अब प्रॉफिट आएगा 1,47,000 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितने से गिर गया, 1,63,000 माइनस 1,47,000, डिफरेंस आया 16,000। तो 16,000 से हमारा प्रॉफिट गिर गया। जो हमारा प्रॉफिट आएगा ना, वो 16,000 से कम आएगा। बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो सेम है, पर हमारी पॉलिसी चेंज होने के कारण हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, रिडक्शन इन प्रॉफिट, कितने हमारा रिडक्शन हो जाएगा प्रॉफिट में, 16,000। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। अब जरा आगे लिखें, ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट लिखें, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, कौन कौन सी एजम्पशन हम लेके चलते हैं अपनी अकाउंटिंग में। जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो कौन कौन सी एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि हाँ ये तो हो ही रहा होगा, ये चीज़ तो हो ही रही होगी, हमें इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा देखते हैं कि इसका क्या है, क्या चीज़ नहीं है, क्या टॉपिक बोलता है। एक सेकेंड, These assumptions are followed by all entities unless otherwise mentioned। इट मीन्स जो भी अकाउंटिंग एजम्पशंस है
फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस सारी एंटिटीज फॉलो करेगी। अगर मेंशन कर दिया जाता है कि फॉलो नहीं करना तो नहीं करेगी। आगे लिखें, हेंस देयर आर not to be disclosed if follow। अगर हम अपनी अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी डिस्क्लोज जहाँ भी डिस्क्लोज का वर्ड मेंशन आ रहा है, इट मीन्स सीधा दिमाग में आपको दौड़ना चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स एक ऐसी हेडिंग जिसमें सारी की सारी पॉलिसीज, सारे के सारे एजम्पशंस वहाँ पे लिखे जाएंगे। सारी पॉलिसी, सारे एजम्पशंस, सारे डिस्क्लोजर्स वहाँ पे लिखे जाएंगे। वो कह रहा है अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इफ फॉलो स्टार लगा दिया, ठीक है जी। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे लिखें, कौन कौन सी अकाउंटिंग एजम्पशंस है जरा लिखें। 3 तरह के अकाउंटिंग एजम्पशन है। फर्स्ट, इसको हम याद कैसे करेंगे? 3 C A G CAG। ऑडिट में पढ़ा होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिट एंड जनरल। गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट CAG करता है, तो ये निमोनिक कोड बन गया CAG याद करने के लिए। C मीन्स कंसिस्टेंसी। सेकेंड, accrual। थर्ड, going किसका GOING। गोइंग कंसर्न। अभी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है जरा इसको देखें जरा। कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जो हम फॉलो कर रहे हैं पर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जरा हम देख लेते हैं। इट मीन्स लिखें, इट मीन्स all policies of entity will be consistently followed, and there is no need for any change। कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली फॉलो, नो नीड एनी चेंज। जैसे फर्स्ट ईयर पे हमने WDV लगाया, सेकेंड ईयर पे भी हमने WDV लगाया, थर्ड ईयर पे भी WDV लगाया। जब तक उसकी लाइफ है, जब तक फिक्स एसेट की लाइफ है 10 साल मान लो, तो 10 साल तक लगातार कंसिस्टेंटली मतलब लगातार आपने WDV ही लगाया। जो मेथड आपने स्टार्टिंग से अप्लाई किया है वही मेथड आपने लास्ट तक फॉलो किया, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंटली। आपने चेंज नहीं किया कि फर्स्ट ईयर पे आपने WDV लगाया, सेकेंड ईयर पे आपने SLM कर दिया, फिर आपने 2 साल तक SLM चलाया, फिर आपने WDV करने की कोशिश की, तो आप चेंज कर रहे हो ना, तो कंसिस्टेंटली नहीं है। इट मीन्स आपने उसको फॉलो नहीं किया, हर बार आप चेंज कर रहे हो कुछ साल बाद। अगर आप हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो तो आपको इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है हमारा कंसिस्टेंसी। सेकेंड है अक्रूवल। लिखें इसमें, अक्रूवल में लिखें, इट मीन्स recording
of income and expense on period basis irrespective of payment। आपकी इनकम जैसे 12 मंथ की इनकम है 1 लाख रुपए, उसमें से कुछ आपकी आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है, पर आपको पूरी 12 महीने की बुक करनी है इनकम। जो इनकम आपको रिसीव भी नहीं हुई है उसको भी आपको बुक करनी है। जो एक्सपेंसेस आपने पे भी नहीं किए हैं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी आपको बुक करना है। कहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। इट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन पीरियड बेसिस। जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको इनकम बुक करते जाने हैं, एक्सपेंसेस बुक करते जाने हैं। आपको ये नहीं देखना कि पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बुक करते जाना है। ठीक है जी। चाहे आप उसको आउटस्टैंडिंग ही क्यों ना बुक करो, चाहे आप अपनी इनकम को एक्रूवल ही क्यों ना बुक करो। सिंपल। गोइंग कंसर्न। अब इसमें कहता है इट मीन्स we always assume that entity will continue for foreseeable future, and there is no need to liquidate its operation। इट मीन्स वो कहता है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो एंटिटी है, वो अनंत काल के लिए चलती रहेगी,